हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो 2011 से अब तक पूछे गए हैं। सारे सवालों को हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए बिना समय का जाया करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से यहाँ पे करिएगा। कह रहे हैं कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे कहा जाता है। अब बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। 4 ऑप्शन है। कह रहे कि एम.एस. स्वामीनाथन, सेकंड कह रहे कि रामदेव मिश्रा, सलीम अली, जगदीश चंद्र बसु। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप करिएगा। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा-सा डिटेल में है। भारत में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्हें मुख्य रूप से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे कई बार प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे कि एक सींग वाले गैंडों के लिए, या फिर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, या फिर एशियाई शेर के लिए, या फिर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गुजरात। एशियाई शेर के लिए आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका यहाँ पे कब होता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका कब मनाया जाता है? कह रहे कि 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को, या फिर 26 नवंबर को। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून। आंसर जाएगा बी के साथ। 22 अप्रैल के लिए आपको ध्यान रखना है पृथ्वी दिवस हो जाता है। 16 सितंबर को आपका क्या हो जाता है? ओजोन दिवस हो जाता है। ये रहा आपका 4th नंबर का सवाल। कह रहे कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पे कह रहे कि हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा, या फिर सिक्किम होगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपको ध्यान रखना है, आंसर जाएगा बी के साथ। उत्तराखंड आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी-सी मैंने व्याख्या रखी है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य की चमोली ज़िला आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। क्यों प्रसिद्ध है दुनिया भर में यह? फूलों और सुंदर नज़ारों के लिए। तो ये 2 पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है इस प्रश्न से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। ये रहा 5 नंबर का सवाल। कह रहे कि पर्यावरण का आतंकवादी यानी पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, नीम हो जाएगा, यूकेलिप्टस होगा, बरगद होगा, या फिर पीपल होगा। इस वीडियो के अंदर हमने वही सवाल रखे हैं जो यूपी टेट ईवीएस के अंदर 2-4 बार रिपीट हुए हैं। तो महत्वपूर्ण सेशन है, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक अपना यहाँ पे स्कोर रखिएगा 1, 2, 3 करके, कि आपका जो सवाल सही हो रहा है ना उस पे टिक कर दीजिएगा, जो सवाल गलत हो रहा है उस पे अनटिक कर दीजिएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका एक स्वयं का आकलन होगा कि आपने कितने सवाल सही करे हैं, और ये लास्ट मोमेंट में ये जो सवाल है ना आपके एग्ज़ाम के लिए 4 चाँद लगाने वाले हैं, बशर्ते अगर आपने वीडियो को क्लिक करा है। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ना ही लाइक करने के लिए बोलेंगे, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कह रहे कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं? तो आंसर जाएगा यहाँ पे अब बी के साथ, यूकेलिप्टस। इसे सफ़ेदा भी कह दिया जाता है। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि ये 6 नंबर का सवाल है। कह रहे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइएगा 1972, 1980, 1986, या फिर 1992। क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान रखिएगा, आंसर जाएगा सी के साथ 1986। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 यानी 1986 आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये रहा अगला सवाल 7 नंबर। कह रही कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से आपका यह किससे संबंधित है? आपको बताना है। कह रही कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संबंधित है, बोरिक अम्ल से संबंधित है, सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है, या फिर एसिटिक एसिड से संबंधित है। तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से,
यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल कह रहे कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? कह रहे कि 11 मई 1972, 23 मई 2000 या फिर 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 2008। क्या होगा इसका सही आंसर? करिएगा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 11 दिसंबर 2002। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा 9 नंबर सवाल कह रहे कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है वह कौन सा है? कह रहे कि समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या फिर आयन मंडल है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है वह कौन सा है? क्षोभ मंडल है। बिल्कुल बी आंसर आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फियर सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे पहली निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाए। अगला सवाल कह रहे कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1960, 1962, 1972, 1975। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा सी के साथ। बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल कह रहे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी। क्या होगा सही आंसर? करिएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आंसर जाएगा सी के साथ। एम्स्टर्डम नीदरलैंड आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। अगला 12 नंबर सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक आपका नहीं है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से कौन सा सौरमंडल का अजैविक घटक नहीं है आपको पूछा जा रहा है। कह रहे कि प्रोटीन होगा, मृदा होगा, कवक होगा या फिर फास्फोरस होगा। फास्फोरस हो गया, प्रोटीन हो गया, मृदा हो गया, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं। बल्कि कवक क्या हो जाएगा? जैविक घटक हो जाएगा। तो आंसर जाएगा सी के साथ। ये रहा आपका अगला सवाल कह रहे कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया है? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। क्या होगा इसका सही आंसर? करिएगा तो 24 जनवरी 1950 आपका आंसर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया है? 24 जनवरी 1950 आपको यहाँ पे रिमेम्बर रख। ये रहा अगला सवाल कह रहे कि जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका यहाँ पे कहाँ है? कह रहे कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा या फिर बिहार होगा। आंसर जाएगा आपका बी के साथ। ध्यान रखिएगा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। ये रहा अगला सवाल कह रहे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा डी के साथ, मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। ये रहा अगला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। कह रही कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में या फिर 1985 में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। ये रहा अगला सवाल कह रही कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, सारस, क्रेन है या फिर गौरैया है या फिर तोता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस, क्रेन है जिसे क्रॉन्च भी कह दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के लिए सारस या क्रॉन्च याद रखना है। राजकीय पशु के लिए बारहसिंगा एंड राजकीय वृक्ष के लिए अशोक का पेड़ एंड राजकीय आपका पुष्प पूछा जाए पलाश या इसे टेसु कहते हैं। तो ये आप में महत्वपूर्ण है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। राजकीय पक्षी के लिए सारस या क्रॉन्स, राजकीय पशु के लिए बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष के लिए अशोक एंड राजकीय पुष्प आपका पलाश हो जाएगा। कह रहे कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? कह रहे कि वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या फिर सभी। आपको यहाँ पे बताना है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी के साथ। परीक्षा पास है। आपका समय जो है बहुत ही बहुमूल्य है। ये मैंने थोड़ी सी व्याख्या रखी है।
जल्दी से चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे कि जब खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करोगे, तो क्या होगा, बारिश होने पर यह रसायन पानी के अंदर बहकर नदी, तालाब में चले जाएँगे। इतना ही नहीं, ये धीरे-धीरे रिस कर क्या होंगे, ज़मीन के नीचे भी पहुँच जाते हैं, जिससे क्या होता है, पीने का पानी भी आपका जहरीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा असर कहाँ देखा गया? जल प्रदूषण के रूप में देखा गया। कीटनाशकों की अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? जल प्रदूषण बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि ग्रीन मफलर ये किससे आपका संबंधित है? उतना अच्छा माइक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। चीज़ें कम से कम 10-20 सवाल डेली होने चाहिए। ग्रीन मफलर आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह सवाल यूपी टेट आपका 19 दिसंबर 2016 का प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन मफलर ये रिलेटेड है किससे, आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे कि मृदा प्रदूषण से है, यानी सॉइल पोल्यूशन से है, एयर पोल्यूशन से है, नॉइज़ पोल्यूशन से है, वाटर पोल्यूशन से है। कह रहे कि ग्रीन मफलर जो है ये मृदा प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है या फिर जल प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ये किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी के साथ। सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऐसे पौधे जो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं उन्हें ग्रीन मफलर कहा जाता है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक प्राकृतिक तकनीकी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे, ये जो व्याख्या है आपके एग्जाम में 4 लगाने वाला है, बस आप इसको व्याख्या को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? यह सवाल 2016 के अंदर आया है। कह रहे कि जूल है, डेसिबल है, न्यूटन है या फिर नैनो इकाई है। ये 2 से 3 बार आया है यूपी टेट ईबीएस के अंदर। कह रही कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बाई विच यूनिट इज नॉइज पोल्यूशन मेजर्ड, आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर जाएगा आपका बी के साथ। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होगी? डेसिबल होगी, जिससे शॉर्ट में आपको यहाँ पे डीबी भी बोल दिया जाता है। ये रहा अगला सवाल, 2011 के अंदर यह सवाल पूछा गया है। कह रही कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है इनमें से? कीटनाशक होगा, सीवेज होगा, धुआं होगा या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र होगा। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण किसे माना जाता है? धुएं को माना जाता है। आंसर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धुआं क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। मोटर वाहनों, फैक्ट्रियों की चिमनियों, ईंट के भट्ठों, लकड़ी, कोयला जलाने से निकलने वाला जो धुआं होता है सीधे हवा में मिल जाता है। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं जो हवा को जहरीला बना देती हैं और सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये आप में जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण आपका यहाँ पे धुआं। ये रहा अगला सवाल, कह रही कि वायु प्रदूषण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ऑप्शन कह रही कि मछलियों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा। वायु प्रदूषण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? आपको यहाँ पे बताना है। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यह भी सवाल आपका 2011 में आया है। तो वायु आपका यहाँ पे प्लांटिंग यानी वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। वनीकरण और वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है, इसलिए वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। ये रहा अगला सवाल, 2000 आपका 11 में आया हुआ है। कह रहे पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। प्लांट रिड्यूस पोल्यूशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब। कह रहे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कह रही कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, किसका अवशोषण करते हैं? आंसर जाएगा बी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा।
रहा अगला सवाल जो कि 2014 में आया है, कह रहे कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? कह रहे कि स्कर्वी है, बेरी-बेरी है, रतौंधी है या फिर थकान होगा। विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? स्कर्वी हो जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। रतौंधी के लिए विटामिन ए याद रखना है। ये रहा अगला सवाल जो कि 2013 में आया है, कह रहे कि विषाणु यानी वायरस संक्रमण से होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहे कि हैजा है, टाइफाइड है, सामान्य जुकाम होगा या फिर मलेरिया हो जाएगा। विषाणु यानी वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? आपका जुकाम हो जाएगा, यानी सी आंसर बिल्कुल आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। जुकाम एक वायरस से होने वाला रोग है, यानी यहाँ पे विषाणु संबंधित रोग है। अगला 9 नंबर सवाल, यह भी 2016 के अंदर आया है, कह रहे कि प्लेग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है? आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे कि विषाणु जनित बीमारी है, वायरस डिजीज है या फिर कवक जनित बीमारी है, फंगल डिजीज है या फिर जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है या फिर यहाँ पे कह रहे कि खनिज की कमी से होने वाला बीमारी है। करिएगा इसका आंसर क्या होगा? 2016 के अंदर यह सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है। कह रहे कि प्लेग इज विच टाइप ऑफ डिजीज एमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बताना है प्लेग इनमें से किससे संबंधित है। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी के साथ, ध्यान रखिएगा। प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पे ध्यान रखना है जीवाणु का नाम और इसे और क्या कहा जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। काली मौत, ब्लैक डेथ कहते हैं। यह कौन से जीवाणु से संबंधित है? यार्सिनिया पेस्टिस, आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। प्लेग जो है यह किससे संबंधित है? तो जीवाणु जनित बीमारी से संबंधित है। ये नॉर्मल सी बातें आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? यह 2019 का प्रश्न है। कह रहे कि ग्रामीण होगा, रेखीय होगा, नगरीय होगा या फिर अपखंडित होगा। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे पहले के साथ। पूर्वा क्या है? एक ग्रामीण अधिवास का प्रकार है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा है? 4 ऑप्शन है। कह रहे कि अर्नेस्ट हैकल ने करा है, एजी टॉन्सले ने करा है, चार्ल्स एल्टन ने करा है या फिर एपी ओडम ने करा है। किसने करा है आपको यहाँ पे बताना है। आंसर जाएगा बी के साथ, आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोसिस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है एजी टॉन्सले हो जाएगा। आपको यहाँ से टन्स टांस को यहाँ पे तंत्र को टन्स पढ़ना है, तंत्र को क्या पढ़ना है? टन्स पढ़ना है। ऐसे रिलेट करके चीज़ों को याद कर लेना है। यहाँ से सारे इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने करा है? अर्नेस्ट हैकल ने करा है। कब करा है? 1866 में। एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले करा है। तो कब करा है? 1935 में। आपको ध्यान रखना है। जीव विज्ञान के जनक के लिए अरस्तु हो जाएंगे। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हो जाएंगे चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ना रहे तो आपको ओडम लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। परीक्षा के अंदर सीधे यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ साथ चीज़ों को आपको यहाँ पे याद करना है। समय बहुत कम है, 10 दिन समय बचे हैं। वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा ताकि एक भी सवाल आपका गलत ना हो। आपसे पूछा जाए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून याद रखना है। आपको रटा-रटाया चीज़ें होनी चाहिए। वन संरक्षण के लिए 1980 याद रखना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के लिए 1972। मेरे साथ-साथ आप वंस अगेन इसको रिपीट करिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के लिए 1972 आपका यहाँ पे। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है? वाल्टर जी रोजन ने करा है। कब करा है? 1985। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए रखा है ताकि आपको प्रश्न भी होता रहे और चीज़ें याद भी होती रहें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए 1986, आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अधिनियम पूछा जाए तो आपको 1927 ध्यान रखना है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? कह रहे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। क्या होगा सही आंसर? करिएगा।
ओजोन परत के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला 5 नंबर सवाल, कह रही कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव से आपका यहाँ पे हुआ था? कह रही कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर जाएगा आपका बी के साथ, मिथाइल आइसोसाइनेट या आईसी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ, अगला 6 नंबर सवाल, कह रही कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन-सी है? समताप मंडल है, मध्यमंडल है या फिर क्षोभ मंडल है या आयन मंडल है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन-सी मानी जाती है? मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस परत में उल्कापिंड क्या होते हैं? जलकर राख हो जाते हैं और तापमान जो है न्यूनतम रहता है। मध्यमंडल जो है क्या है? ठंडी परत है। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर सवाल, कह रही कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या फिर 3 मार्च को? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून का आपका यहाँ पे पर्यावरण दिवस हो जाता है। अगला 8 नंबर सवाल, कह रही कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? WWF, IUCN या फिर यूएनईपी या फिर यूनेस्को। रेड डाटा बुक के लिए आपको ध्यान रखना है, आईयूसीएन संस्था जारी करती है। संकटग्रस्त जो जीव होते हैं। कह रही कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का, डाप्सन इकाई का, पास्कल का या फिर यहाँ पे मीटर का? तो ओजोन परत की मोटाई के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डाप्सन इकाई हो जाएगी। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? पौधे हैं, कवक है, ताप है या फिर जीवाणु है? जीवाणु क्या है? जैविक है। पौधे भी जैविक हैं, कवक भी जैविक हैं, लेकिन ये क्या है? आपका अजैविक है। आंसर जाएगा सी के साथ। ध्यान रखना है, जो जिनमें जीव हैं वो जैविक है, जिनमें जीव नहीं होते वो अजैविक है। ताप हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, लकड़ी हो गया, जिनमें जीव नहीं है वो समझिए क्या है? अजैविक है। आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहे कि मेघा पाटकर या फिर यहाँ पे यमया स्वामीनाथन या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर बाबा आमटे। आंसर जाएगा सी के साथ। आपको ध्यान रखना है, सी बिल्कुल आपका यहाँ पे। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 22 जून को? जैव विविधता के लिए आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा सी के साथ। 22 मई को हर साल मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस हो जाता है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस हो जाता है और आपका जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, आपका 22 मई को हर साल मनाया जाता है। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। सवाल कह रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? कह रहे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या फिर वाराणसी? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आपको ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कह रही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? टीपी होता है, डीएनए होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, हरी वनस्पतियाँ होती हैं? आंसर जाएगा सी के साथ। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर का है, यह आपका पूछा गया सवाल है यूपी टेट के अंदर। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपको बताना है। कह रहे कि बरगद, नीम, अशोक या फिर आम? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी के साथ। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहे कि बाघ, बी बारहसिंगा, सी हाथी, डी कह रहे कि गाय। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह में राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस एंड राजकीय पुष्प पूछा जाए तो आपका पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो अशोक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा पूछा जाएगा तो पहली हिंदी है, दूसरे पे उर्दू आती है। आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है, पहली राजभाषा हिंदी हो जाती है एंड दूसरी के लिए आपको उर्दू याद रखना है। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव पूछा जाए, आपको यहाँ पे गंगे डॉल्फिन याद रखना है। राज्य की नृत्य पूछा जाए तो आपका कथक हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
एक नोट्स टाइप में प्लीज़ इसे लिखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, हमेशा-हमेशा के लिए आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। सभी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए राजकीय जलीय जीव क्या है? गंगा नदी डॉल्फ़िन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य पूछा जाए, तो आपको कथक रिमेंबर रखना है। ना जाने कितनी बार यह परीक्षा के अंदर पूछा गया है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएँ कौन-सी हैं? आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे कि केवल हिंदी होगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, या फिर हिंदी और उर्दू होगा, या फिर केवल भोजपुरी होगी। यूपी की राजकीय भाषाओं में हमने अभी बताया कि हिंदी होगी पहली, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी, इसलिए आंसर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।